जी बताइएगा ज़रा, आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? क्या बोर्ड क्लियर नज़र आ रहा है आप लोगों को? जी सर आ रहा है। चलें 2-1 मिनट वेट कर रहे हैं ताकि बाकी बच्चे भी क्लास में आ जाएं, फिर इसे स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। चलें जी, मेरा ख्याल मैक्सिमम बच्चे आगे में काम को स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम लोग ये इलेक्ट्रॉनिक्स का यूनिट भी आपका वाइंड अप करेंगे। ऑपरेशनल एम्पलीफायर का टॉपिक है, हम लोगों ने डिस्कस किया। हम लोगों ने एक टॉपिक डिस्कस किया हुआ है, ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। और ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर क्या होता है? ये असल में एम्पलीफाई कर रहा होता है सिग्नल सिग्नल को एम्पलीफाई कर रहा होता है, बढ़ा रहा होता है, वोल्टेज लेवल को इंक्रीज कर रहा होता है। बाजुकात ऐसा होता है कि कॉम्प्लेक्स सर्किट में हमें एक ही सर्किट के अंदर नंबर ऑफ एम्पलीफायर यूज करने पड़ते हैं, बहुत सारे एम्पलीफायर यूज करने पड़ते हैं। अब हर एम्पलीफायर के लिए तो अलग अलग एक सर्किट है। फॉर एग्जांपल लाइक कंप्यूटर सिस्टम आप देखो तो आपको एक ही सर्किट में सैकड़ों, पचासों एम्पलीफायर यूज करने पड़ते हैं। तो क्या आप हर एक के लिए अलग अलग ट्रांजिस्टर लगाओगे? हर एक के लिए अलग अलग ट्रांजिस्टर लगाने का मतलब वो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, मुश्किल हो जाता है। फिर इस मकसद के लिए क्या किया जाता है, बहुत से एम्पलीफायर्स को एक ही सिलिकॉन चिप पे डिपॉजिट कर देते हैं और उन्हें एक सेफ्टी जैकेट, आईसीज यानी इंटीग्रेटेड सर्किट्स भी बोलते हैं।
जी, बात हो रही थी कि बहुत से ट्रांजिस्टर को जब आप एज एन एम्पलीफायर यूज कर रहे होते हो कॉम्प्लेक्स सर्किट बनाने के लिए, तो बजाय इसके कि हम हर एक को अलग अलग यूज करें, हम एक ही सिलिकॉन चिप के ऊपर बहुत से एम्पलीफायर्स इकट्ठे कर देते हैं, उन्हें एक सेफ्टी जैकेट में बंद करके उनके टर्मिनल बाहर निकाल देते ताकि इस्तेमाल कर सके। उसे हम लोग ऑपरेशनल एम्पलीफायर या दूसरा टर्म इसके लिए होते हैं आईसीएस यानी इंटीग्रेटेड सर्किट्स बोलते हैं। इंटीग्रेट का मतलब होता है इकट्ठा कर देना। समझ आई बात की? अच्छा, अब ऑपरेशनल एम्पलीफायर जब हम लोग यूज करते हैं तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर हमारे पास दो तरह के कौन कौन से? इसे ओप एम्प भी कहते हैं। दो तरह के ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज एन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर और नंबर 2 ऑपरेशनल एम्पलीफायर as a नॉन इन्वर्टिंग। ठीक है। अच्छा, ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए जो सिंबल यूज होता है ना, वो ये सिंबल इस्तेमाल होता है ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए। पॉजिटिव, प्लस वीसीसी माइनस वीसीसी। ठीक है, प्लस वीसीसी और माइनस वीसीसी। अब याद रखिएगा, आप इसे दो तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हो। अब कुछ बातें याद रखनी है जिस तरह, अच्छा ये इसका जो टर्मिनल होता है ये वाला नेगेटिव वाला, इसे बोलते हैं इन्वर्टिंग, और ये जो पॉजिटिव वाला होता है ये नॉन इन्वर्टिंग, और ये इसका आउटपुट टर्मिनल होता है। समझ आ गई बात की? इन्वर्टिंग, नॉन इन्वर्टिंग और दूसरा आउटपुट। आप ऑपरेशनल एम्पलीफायर को जिस तरह इस्तेमाल करना चाहते हो, याद रखिएगा, अगर आप ऑपरेशनल एम्पलीफायर को एज एन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर यूज करना चाहते हो तो इनपुट हमेशा इन्वर्टिंग पे दोगे और नॉन इन्वर्टिंग को ग्राउंड कर दोगे। यानी सिंपल वर्डिंग में याद रखने की टेक्निक, जिस टर्मिनल जिस तरह इस्तेमाल करना चाहती हो उस टर्मिनल पे इनपुट दे दोगे। अगर आप यूज करना चाहते हो एज एन इन्वर्टिंग तो इनपुट कहाँ पे दोगे? इन्वर्टिंग पे, नॉन इन्वर्टिंग को ग्राउंड कर दोगे। और अगर आप यूज करना चाहते हो एज अ नॉन इन्वर्टिंग तो इनपुट कहाँ पे दोगे? नॉन इन्वर्टिंग पे और इन्वर्टिंग को ग्राउंड कर दोगे। अब है तो एम्पलीफायर, इन्वर्टिंग में क्या होगा? जो सिग्नल आप देते हो, फर्ज किया कि सिग्नल आपने दिया, ये क्या करेगा? इसे सिग्नल को ना सिर्फ इनहांस करेगा बल्कि उसके फेज को 180 पे शिफ्ट भी कर देगा। एम्पलीफाई द सिग्नल विद फेज शिफ्ट ऑफ 180 डिग्री। नॉन इन्वर्टिंग में क्या होगा कि सिग्नल एम्पलीफाई होगा लेकिन किसी भी किस्म का कोई फेज में चेंज नहीं आ रहा होगा। रिपल फ्रीक्वेंसी 1 होगी या 2 होगी रिजल्टेंट में? क्या होगा? रिपल फ्रीक्वेंसी। ऐसे ही आप चीज को कंफ्यूज कर रहे हो। रिपल फ्रीक्वेंसी रेक्टिफिकेशन में है, इसकी फ्रीक्वेंसी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे रिपल तो नहीं बन रहे, पूरा साइकिल ही हासिल हो रहा है।
समझ आई बात की? वो रिपल फ्रीक्वेंसी का तज़किरा तब होता है जब सिग्नल रेक्टिफाई हो रहा हो। एम्पलीफाई द सिग्नल विद फेज चेंज ऑफ 0 डिग्री। यानी इन्वर्टिंग एम्पलीफायर ऐसा था जो सिग्नल को बढ़ा देता था, यानी दोनों केसेस में सिग्नल इंक्रीज करेगा, लेकिन एक में फेज चेंज होगा, एक में फेज चेंज नहीं होगा। मतलब एक 180 पे शिफ्ट कर जाएगा और दूसरे में किसी किस्म का वेरिएशन सिग्नल में फेज के हवाले से नहीं आ रही होगी। समझ आ गई बात की? अच्छा, जब हम लोग बात करते हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर की करैक्टरिस्टिक्स की, तो करैक्टरिस्टिक्स तो इसकी बेशुमार है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 3 करैक्टरिस्टिक्स को डिस्कस किया गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लो जी आप लोग जल्दी से जरा। जी, जब हम लोग इसकी करैक्टरिस्टिक्स पे बात करते हैं, हमारे पास जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर का सर्किट है ना, वो बताया इसके लिए सिंबल इस्तेमाल होती है, वो ये सिंबल, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, प्लस VCC माइनस VCC। अब ये जो दोनों VCC हैं, ये असल में बाइसिंग बैटरीज हैं। इनका काम होता है ऑपरेशनल एम्पलीफायर को ऑन करना। अब इनपुट रेजिस्टेंस क्या होगी? इनपुट रेजिस्टेंस क्या होती है कि इन दोनों इनपुट टर्मिनल्स के दरमियान जो रेजिस्टेंस होगी, दैट इज इनपुट रेजिस्टेंस। याद रखिएगा, ऑपरेशनल एम्पलीफायर बहुत थोड़े से सिग्नल को एम्पलीफाई करता है, ठीक है? माइक्रो एम्पियर में या माइक्रो वोल्ट में सिग्नल होता है, उसे एम्पलीफाई करता है। अब होगा क्या, इन दोनों के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो इनपुट होती है। जब इसके दरमियान, अच्छा, किसी भी सर्किट में करंट फ्लो ना करने की वजूहात क्या होती हैं? एक तो आप ये कहते हो जी कि दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाए, या दूसरा आप क्या कहते हो कि रेजिस्टेंस इतनी ज्यादा हो जाए कि करंट ना होने के बराबर। लेकिन हम क्या कहते हैं कि यहाँ पे कतई ऐसा नहीं है कि दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाए। जब दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो इसका मतलब या दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे या दोनों नेगेटिव, करंट तो फ्लो ही नहीं करेगा। लेकिन हम करंट फ्लो करवाना चाहते हैं बहुत कम, तो फिर उस मकसद के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि नो डाउट एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, पोटेंशियल डिफरेंस तो होगा, तो फिर करंट बहुत कम फ्लो करवाने के लिए हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस बहुत बड़ी लगा देनी पड़ती है, ताकि फ्लो होने वाला करंट बहुत कम हो। जब करंट बहुत कम होगा तो वो उस सिग्नल को क्या कर देगा, एम्पलीफाई कर देगा। और यही वजह है कि इसकी जो रेजिस्टेंस होती है वो मेगा ओहम्स में हुआ करती है, बहुत ज्यादा रखी जाती है। रेजिस्टेंस बिटवीन इनपुट टर्मिनल्स, और रेजिस्टेंस कितनी होती है? इट विल बी इन मेगा ओहम्स, मींस ऑर्डर ऑफ 10 raised to power 6 ओहम्स। बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस होगी, करंट बहुत कम फ्लो करेगा। इसका मतलब क्या होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस बहुत कम है, ये उसी सिग्नल को क्या कर देगा, एम्पलीफाई कर देगा। सेकंड नंबर पे आ जाती है क्या, आउटपुट रेजिस्टेंस। अब आउटपुट रेजिस्टेंस क्या होगी? अब ये रेजिस्टेंस होती है किसके दरमियान, आउटपुट टर्मिनल की। अब देखो, मैं कहता हूं जी आपके पास सिग्नल आया, आपके पास सिग्नल बहुत वीक था, कम था सिग्नल, बहुत वीक।
आपने एक एसी लगा दिया उसके आगे चेक करने के लिए यार सिग्नल है या नहीं है, तो मुझे बताओ क्या वो ऑपरेट करेगा? क्योंकि हम तो सिग्नल की डिटेक्शन का पता चलाते हैं इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के ऑपरेट करने से। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं जी घर में बिजली आ रही है, तो उसके लिए आप पंखा बल्ब जला के देखो, अगर ये ऑपरेट करने की तो नींद आ रही है, अगर नहीं करने को तो आपको नहीं आ रही। इसका मतलब है हमें डिवाइसेस यूज करने पड़ते हैं। अगर आपका आउटपुट सिग्नल बहुत कम है और आपकी रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है आउटपुट सिग्नल की, तो इसका मतलब क्या है, वो डिटेक्ट ही नहीं करेगा। तो फिर इस मकसद के लिए, इसकी डिटेक्शन के लिए हमें जो आउटपुट रेजिस्टेंस रखनी पड़ती है वो बहुत कम रखनी पड़ती है, ताकि अगर सिग्नल बहुत वीक भी पैदा हो रहा हो तो ये उसे डिटेक्ट कर दे। तो हम क्या कह सकते हैं फिर, आउटपुट रेजिस्टेंस क्या होती है? ये रेजिस्टेंस ऑफ आउटपुट टर्मिनल। आउटपुट रेजिस्ट टर्मिनल की जो रेजिस्टेंस होती है, और दूसरा क्या आ जाएगा, इट विल बी इन फ्यू ओहम्स, बहुत कम होती है, फ्यू ओहम्स में होती है, ताकि ये मिलने वाले बहुत वीक सिग्नल को भी क्या कर सके, डिटेक्ट कर सके। थर्ड वन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओपन लूप गेन। एंड ओपन लूप गेन is the it is the ratio between output signal to the difference between non-inverting and inverting terminal। आउटपुट और इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग का जो डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस होता है यही असल में इनपुट होती है। ठीक है, इन दोनों की रेशो ओपन लूप गेन कहलाती है। कब? व्हेन एक्सटर्नल सर्किट इज ओपन, यानी आप आउटपुट को कहीं इस्तेमाल ना कर रहे हो। ये ऐसा ही है कि जैसे आपने जनरेटर को ऑन किया, अब वो बिजली पैदा कर रहा है लेकिन आप अभी उसे इस्तेमाल कहीं नहीं कर रहे, इसी तरह वो ओपन सर्किट होगा। इसी तरह ये रेशो किस किस की, आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज, और इनपुट वोल्टेज क्या है, डिफरेंस है किस किस का, नॉन इन्वर्टिंग और इन्वर्टिंग का। इन दोनों की रेशो कब, जब एक्सटर्नल सर्किट ओपन हो, यानी किसी भी किस्म का करंट इस्तेमाल ना हो रहा हो, उसे क्या बोलते हैं, ओपन लूप गेन। और ओपन लूप गेन की वैल्यू ऑर्डर ऑफ 10⁵ होती है। यानी इसका मतलब क्या है, जरा गौर से देखिएगा, V नॉट ओवर V इनपुट अप्रोक्सीमेट 10⁵, यानी V नॉट अप्रोक्सीमेट 10⁵ V इनपुट, यानी ऑपरेशनल एम्पलीफायर किसी भी ट्रांजिस्टर, किसी भी सिग्नल को तकरीबन, मिलने वाली इनपुट को तकरीबन 1,00,000 गुना बढ़ा देता है। यानी ये मिलने वाले सिग्नल को तकरीबन 1,00,000 गुना इनहांस कर देगा, इंक्रीज कर देगा। ठीक है जी, क्लियर हो गया? ये इसकी कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं मैंने बताई, जो बुक के पैरामीटर्स हैं वो ही डिस्कस किए हैं हम लोगों ने। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के रिलेशंस को। सर, जब जी जी, एम्पलीफायर ने इनपुट सिग्नल को एम्पलीफाई कर दिया है तो आउटपुट रेजिस्टेंस हम कम क्यों लगा रहे हैं? फिर तो एम्पलीफाई हो गया ना। सिग्नल एम्पलीफाई होना और चीज है, और उसकी यहाँ पे सिर्फ क्या होगा, वो उसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेगा, मेंटेन रखेगा, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं। अब देखो ना, मैं कहता हूँ आपने एक सिग्नल दिया, उसने आउटपुट, फॉर एग्जांपल आप लोग देखो ना, जो घरों में आपके इस्तेमाल होते हैं यूपीएस वगैरह, यूपीएस का काम क्या होता है, ये जब लाइट चली जाती है तो ये 12 वोल्ट को चेंज कर रहा होता है 220 वोल्ट में। ठीक है, इसका मतलब है आपकी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस 220 वोल्ट पे चलेंगी। आपने क्या कर दिया, एक बड़ी फर्नेस लगा दी उसके आगे, अब फर्नेस 440 वोल्ट पे चलती है।
मुझे बताओ क्या ये आपकी जो सिलेक्शन है वो ठीक होगी? अब इसका मतलब है आपको उसके मुताबिक एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे भी ये क्या कर रहा है कि सिग्नल को नो डाउट इंक्रीज कर रहा होता है, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि आप ये कह दो कि जी ये ठीक है, इसकी रेजिस्टेंस बड़ी भी कर देंगे तो खैर है। नहीं, बाजुकात ऐसा होता है ऑपरेशनल एम्पलीफायर बहुत कम यानी नैनो वोल्ट में सिग्नल को लेके मिली वोल्ट में ला रहा होता है, और ये आमतौर पे लो अप्लायंसेज में इस्तेमाल होते हैं, छोटी अप्लायंसेज में जहाँ पे सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जिस तरह आपका मोबाइल फोन, उसमें ये इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब आप सिग्नल को एम्पलीफाई करते हो, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं होता कि ये सिग्नल को उठाएगा वोल्ट्स में। अब देखो ना, अगर मैं इनपुट 1 वोल्ट दूं तो ये 1,00,000 वोल्ट बना देगा, ऐसा नहीं होगा। ये असल में क्या करता है, मिली वोल्ट में या माइक्रो वोल्ट में उठाता है और वोल्ट में लेके आता है, और उन चीजों को चलाने के लिए हमें छोटी रेजिस्टेंसेस चाहिए होती है जो वोल्ट में चल जाए। हाँ, अगर आप कहो जी कि ये 220 वोल्ट में चेंज कर देगा, तो 220 वोल्ट में चेंज करने के लिए आप फिर पंखा भी चला सकते हो, बल्ब भी चला सकते हो, एसी भी चला सकते हो, जो कि नहीं होता। और यही एक मेजर डिफरेंस है ट्रांसफार्मर में और ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ट्रांसफार्मर क्या करता है, सिग्नल को वोल्ट्स में उठाता है, किलो वोल्ट में मेगा वोल्ट में लेके जाता है, जबकि ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या करेगा, सिग्नल को माइक्रो वोल्ट्स में से उठाएगा और वोल्ट्स में लेके आएगा। तो हम छोटी रेजिस्टेंस ही इस्तेमाल करेंगे उसके ऑपरेट करने के लिए। बाजुकात ऐसा होता है कि सिग्नल आउटपुट एम्पलीफाई होने के बाद भी इतना वीक होता है कि हम उसे डिटेक्ट ही नहीं कर पाते, तो उसके लिए रेजिस्टेंस अगर बड़ी लगा दोगे तो वो कभी भी डिटेक्शन में नहीं आएगी। ठीक है सर, ये करंट को भी जी एम्पलीफाई सर। करेगा? देखें, ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं हमारे पास। कुछ ऐसे भी होते हैं, आप लोगों ने, चूंकि वो आपके टॉपिक का हिस्सा नहीं है इसलिए मैं उस पर जा ही नहीं रहा। ट्रांजिस्टर को आप डिफरेंट तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हो। आपकी बुक में जो दिया हुआ है वोल्टेज एम्पलीफायर था, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन थी। एक होता है कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन, एक होती है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। एक वोल्टेज लेवल को बढ़ा रहा होता है, एक करंट लेवल को बढ़ा रहा होता है, एक पावर लेवल को बढ़ा रहा होता है। ठीक है, लेकिन आप ठीक है, चले इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने। आगे चल रहा हूँ ऑपरेशनल एम्पलीफायर पे, इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग। जी, ऑपरेशनल एम्पलीफायर। एज इन्वर्टिंग, और इधर क्या है, एज आर नॉन इन्वर्टिंग। जब हम इनके सर्किट ड्रॉ करते हैं तो मैंने पहले आपको जिस तरह यूज करते हो इनपुट हमेशा उस टर्मिनल पे दोगे। यानी अगर इन्वर्टिंग के तौर पे यूज कर रहे हो तो ये इन्वर्टिंग था, ये नॉन इन्वर्टिंग। इनपुट कहाँ पे दे दी, नॉन इन्वर्टिंग पे, और इन्वर्टिंग पे, और नॉन इन्वर्टिंग को क्या कर दिया, ग्राउंड कर दिया। और ये होगा हमारे पास V0। इसी तरह जब आप इसे लेके चलोगे, जब आपने इसे यूज करना है एज अ नॉन इन्वर्टिंग, तो इन्वर्टिंग को ग्राउंड कर दोगे और इनपुट कहाँ पे दे दोगे, नॉन इन्वर्टिंग पे।
ये V नॉट आ जाएगा। ठीक है, ये प्लस VCC माइनस VCC, यहाँ पे प्लस VCC माइनस VCC। अब यहाँ का जो टर्मिनल है V नेगेटिव V पॉजिटिव, अब आपको पता है कि V पॉजिटिव यहाँ पे क्या है, और हमें तो क्या करना है इन दोनों के दरमियान, और ये V इनपुट है, यहाँ पे ये क्या होगा, जो V पॉजिटिव है वो असल में V इनपुट है, और अब जरा गौर से देखिएगा ये V नेगेटिव है। अब सिचुएशन क्या है हमारे पास, हमने इन दोनों टर्मिनल के दरमियान बहुत कम करंट फ्लो करवाना है। अगर आप देखो ना, थोड़ी देर पहले मैंने लिखा था कि ओपन लूप गेन V नॉट ओवर V प्लस माइनस V माइनस, अब इसकी वैल्यू क्या थी 10 रेज़ टू पावर 5। इसका मतलब है ये जो V नॉट ओवर V पॉजिटिव माइनस V नेगेटिव है, इसकी वैल्यू बहुत बड़ी आ रही है, और इसकी वैल्यू बहुत बड़ी होने का मतलब कि ये डिनोमिनेटर वाला फैक्टर बहुत छोटा है, इतना छोटा है कि ये अप्रोक्सीमेट जीरो है, इक्वल टू जीरो नहीं है। इक्वल टू जीरो होगा तो इसका मतलब है करंट फ्लो ही नहीं करेगा। अप्रोक्सीमेट जीरो बहुत छोटी वैल्यू है, इसका मतलब है V पॉजिटिव माइनस V नेगेटिव अप्रोक्सीमेट जीरो। तो इसका मतलब क्या होगा, V पॉजिटिव और V नेगेटिव तकरीबन बराबर हैं, एग्जैक्ट बराबर नहीं है, और वो जो थोड़ा सा डिफरेंस है वो उसी डिफरेंस को एम्पलीफाई करेगा। पोटेंशियल डिफरेंस जो है ना, अगर दोनों जीरो हो जाए, मतलब दोनों बराबर हो जाए, तो इसका मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस है, लेकिन बहुत कम है, और इसी पोटेंशियल डिफरेंस को उसने एम्पलीफाई करना है। इसका मतलब है कि फिर V पॉजिटिव अगर जीरो था तो V नेगेटिव भी क्या होगा, जीरो। इस कंडीशन को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सर फिर तो विच, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया। कहां पे जीरो किया मैंने बार बार सेंटेंस बोला है अभी कि पोटेंशियल डिफरेंस इतना कम है कि अप्रोक्सीमेट जीरो होगा, इक्वल टू जीरो नहीं होगा। अगर इक्वल टू जीरो हो गया तो उसका मतलब है आप बगैर कुछ दिए ही उसे एम्पलीफाई किए जा रहे हो, उसे इनपुट नहीं मिल रही लेकिन सिग्नल एम्पलीफाई होता जा रहा है, ऐसे तो नहीं होगा ना। ठीक है, अब इस प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल ग्राउंड पे रहते हुए जब हम लोगों ने रिलेशन कैलकुलेट किया गेन का, तो गेन आ गया माइनस R ओवर R1। इन दोनों में करंट की डायरेक्शन दी हमने सेम, बल्कि इसे इस तरह लिखोगे बाय KCL we concluded that क्या तो गेन आ रहा था -R2 ओवर R1, यानी जो गेन आ रहा है क्लोज लूप गेन, वो इन दो एक्सटर्नल रेजिस्टेंसेस पे डिपेंड कर रहा है। हमें नहीं पता कि सर्किट के अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, लेकिन हमें ये पता है कि हमें इन दोनों एक्सटर्नल रेजिस्टेंसेस का पता हो तो हम बड़ी आसानी के साथ इसके गेन को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है जी, सेम यही चीज अब यहाँ पे लेके जब आप चले प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल ग्राउंड, अब यहाँ पे क्या होगा, जाहिर बात है सिचुएशन तो यही बनेगी ना, V पॉजिटिव माइनस V नेगेटिव अप्रोक्सीमेट जीरो, यानी V पॉजिटिव अप्रोक्सीमेट इक्वल्स टू V नेगेटिव। अब यहाँ पे देखो V पॉजिटिव
बराबर है V इनपुट के, तो फिर V नेगेटिव भी क्या होगा, V इनपुट के बराबर ही होगा बाय KCL। जब आपने गेन कैलकुलेट किया तो दैट इज 1 प्लस R2/R1। अब यहाँ पे देखो इसके साथ नेगेटिव आ रहा है, ये नेगेटिव किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, कि भाई यहाँ पे जो आप सिग्नल दोगे, इनपुट सिग्नल, वो ना सिर्फ एम्पलीफाई होगा बल्कि क्या होगा, उसके साथ साथ इसका फेज भी 180 पे शिफ्ट हो चुका होगा। और ये 1 में कोई चीज ऐड हो रही है, इसका मतलब है आंसर 1 से बड़ा आ रहा है, मतलब सिग्नल एम्पलीफाई हो रहा है। और दोनों पॉजिटिव के हैं, पॉजिटिव को पॉजिटिव में ऐड करोगे तो इसका मतलब है रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, मींस फेज में किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आ रहा। यानी इससे लिख सकते हो फेज शिफ्ट ऑफ 180 डिग्री, और इधर क्या लिख सकते हो, फेज शिफ्ट ऑफ 0 डिग्री। ठीक है जी। सर ये नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में जो V नेगेटिव है उसको तुमने ग्राउंड। नैयर, ये टॉपिक ना उस वक्त भी मैंने बड़ी तसल्ली से पढ़ाया था और उस वक्त भी ये सवाल था। सुनो अब जरा, अगर दोनों का पोटेंशियल मैं 0 कर देता हूं, इसका और इसका, अब आपका क्वेश्चन पता क्या, आपका क्वेश्चन ये है कि पहले आप इसके लिहाज से ये 0 लिया था तो आपने इसे 0 ले लिया, अब ये 0 के साथ अटैच है तो इसके लिहाज से इसे 0 क्यों नहीं ले लिया, ऐसा ही है ना। अब ना देखो, अगर मैं ये 0 नहीं है, इसमें करंट इस तरफ को फ्लो करना है I1, इसमें करंट इस तरफ को फ्लो करना है I2, ये वाला टर्मिनल इसका 0 है लेकिन ये वाला 0 नहीं है। अगर ये 0 होगा तो फिर करंट फ्लो नहीं करेगा। अगर ये 0 है इसके मुताबिक इसे 0 ले लोगे ना, तो इसका मतलब है दोनों टर्मिनल का पोटेंशियल सेम हो गया, इस R1 में से तो करंट गुजरेगी नहीं। और दूसरे नंबर पे अगर मैं फर्ज कर भी लूं कि भाई इसका पोटेंशियल 0 है, इसका पोटेंशियल भी 0 है, तो फिर इनपुट कहाँ पे दिए आप, इसका मतलब है फिर दोनों 0 0 दे रहे हो आप, इनपुट तो कहीं दे ही नहीं रहे। तो इसलिए पोटेंशियल को डिफरेंट, दो तरीके होते हैं, दोनों को सेम करना है। दोनों को सेम करने का मतलब या इसको इसके बराबर कर दो, या दूसरी सूरत हाल क्या होती है, ए को बी के बराबर कर दो या बी को ए के बराबर कर दो। अब मैंने जब इसे इसके बराबर किया तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के लिए किया। अगर मैं इन दोनों का पोटेंशियल सेम ले लूं, यानी यहाँ पे V इनपुट दिया हुआ है, मैं ये भी कह दूं V इनपुट है, तो इसका मतलब है दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया, करंट तो फ्लो ही नहीं करेगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के लिए असम्पशन ली जाती है। समझ आ गई? जी सर। इसका स्क्रीनशॉट ले लो जी। नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम लोग, दो छोटे छोटे आर्टिकल हैं, एक कंपैरेटर और दूसरा नाइट स्विच का। चलिए जी, अब हम लोग बात करते हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज अ कंपैरेटर। सर हम यहाँ पे डायरेक्ट करंट यूज कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? डायरेक्ट करंट यूज कर सकते हैं? देखो, हम लोग जब भी प्रोडक्शन की बात करते हैं ना, तो प्रोडक्शन में हम हमेशा एसी ही लिया करते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी ट्रांसमिशन बड़ी आसान है। एसी को आप फर्दर आगे यूज कर सकती हो डीसी में कन्वर्ट करके, लेकिन चूंकि हम लोगों को सिग्नल चाहिए होता है तो हम लोग सिग्नल आमतौर पे अल्टरनेटिंग इनपुट देके ही उसे एम्पलीफाई कर रहे होते हैं ताकि ये आगे इस्तेमाल हो सके। ये आमतौर पे अल्टरनेटिंग के लिए ही इस्तेमाल होता है। अदरवाइज जो बाइसिंग बैटरीज लगी हुई हैं वो ऑलरेडी डीसी सोर्सेज है। यहाँ पे जो सिग्नल होता है वो आपका इनपुट सिग्नल एसी ही हुआ करता है। सर उसकी वजह से जो पोटेंशियल चेंज होता है टर्मिनल्स का, उससे तो फर्क नहीं पड़ता इस पे? किस चीज पे?
सर यानी कि पहले ऊपर वाला पॉजिटिव होगा, नीचे वाला नेगेटिव, यानी कि वो चेंज नहीं होता टर्मिनल। देखो आपको जो पल्सेस मिलती है ना, वो पल्सेस कभी भी डीसी में नहीं मिल रही होती। डीसी में पल्सेटिंग डीसी कल आप लोगों ने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में। यहाँ पे सिर्फ ये है कि जो इनपुट सिग्नल आप दे रही होती है, जो अल्टरनेटिंग सिग्नल, असल में ये ना कॉम्प्लेक्स सर्किट होते हैं। मतलब आपने किसी सर्किट को, किसी सिग्नल को एम्पलीफाई करना है ना, अगर आप डीसी भी दोगे तो उसके साथ लगा होता है ऑसिलेटर। ऑसिलेटर उसे किस में चेंज करता है? ऑसिलेटर उसे एसी में चेंज करेगा, और एसी में चेंज करने के बाद भेजेगा किसको? एम्पलीफायर को। वो उस सिग्नल को क्या कर देगा? एनहांस कर देगा। एनहांस करने के बाद फिर वो आगे भेजेगा जहां पे आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आमतौर पे एसी के लिए ही इस्तेमाल होते हैं। और सर ओपन लूप गेन की वैल्यू हमेशा 10⁵ ही होती है। जी, ये कांस्टेंट वैल्यू याद रखोगे आप लोग। ओपन लूप गेन का मतलब ये होता है कि एक डिवाइस किसी चीज को कितने गुना बड़ा कर सकता है, बढ़ा सकता है। रेशियो थी ना, आउटपुट ओवर इनपुट। तो ये जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, ये ओपन लूप गेन हमेशा 10⁵ के ऑर्डर में। क्लोज लूप गेन चेंज होता रहता है, वो डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आर्टिकल, ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज अ कंपैरेटर। अब कंपैरेटर क्या होता है? कंपैरिजन करने वाला, कंपेयर करने वाला। यानी ये एक ऐसा डिवाइस है जो क्या करता है? कंपेयर द टू वोल्टेजेस, दो वोल्टेजेस को कंपेयर करते हैं। ठीक है, अच्छा, कंपैरिजन का मतलब क्या होता है? ये चीज चेक करना कि एक दूसरे से बड़ी है या छोटी है। और कंपैरिजन कभी भी सिंगल चीज का नहीं होता, कंपैरिजन हमेशा एक से ज्यादा चीजों का होता है। और जब आप कंपैरिजन करते हो तो आप किसी एक चीज को रेफरेंस बनाते हो, उस रेफरेंस के साथ कंपैरिजन किया जाता है। अब चूंकि वोल्टेज को कंपेयर करना है, सर्किट जो बनेगा हमारे पास, जी, जब आप इसे यूज कर रहे होते हो ना एज अ कंपैरेटर, तो ये नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, इन्वर्टिंग, ये नॉन इन्वर्टिंग। इस नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का जो ग्राउंड के साथ पोटेंशियल डिफरेंस होता है, दैट इज रेफरेंस वोल्टेज। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? रेफरेंस। और इन्वर्टिंग का जो ग्राउंड के साथ पोटेंशियल डिफरेंस होता है, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल वोल्टेज। रेफरेंस वोल्टेज स्टैंडर्ड होती है, फिक्स होती है, और वेरिएबल वोल्टेज को आपने कंपेयर करना होता है किसके साथ? रेफरेंस के साथ। ठीक है, ये प्लस वीसीसी माइनस वीसीसी। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, अब कंपैरिजन कैसा होगा? आपने लोगों ने ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर में एक इक्वेशन पढ़ी थी, वीसीसी इक्वल्स टू वी नॉट इक्वल्स टू वीसीसी माइनस आईसीआरसी। फॉर ओपन लूप, फॉर ओपन सर्किट और लूप क्या होगा? करंट जीरो होता है। तो इसका मतलब है वी नॉट हमेशा वीसीसी के बराबर आनी। यानी एक चीज तो कंफर्म है आपको कि भाई जो आउटपुट आएगी ना,
वो हमेशा VCC आनी है। और आपको पता है VCC तो प्लस भी है माइनस भी है। अब ये कब पता चलेगा कि कौन सी बड़ी वैल्यू है कौन सी छोटी वैल्यू है? तो ये हमें VCC का पॉजिटिव या नेगेटिव होना बताएगा कि आया कौन सी वैल्यू बड़ी है। हम लोग को पता है कि ओपन लूप गेन V नॉट ओवर V पॉजिटिव माइनस V नेगेटिव है, यानी V नॉट इक्वल्स टू ओपन लूप गेन इनटू V पॉजिटिव माइनस V नेगेटिव, यानी 10 रेज टू पावर 5 V नेगेटिव। सही है। अब जरा बड़े गौर से देखिएगा, ये कोई सी भी वैल्यू आए, जब वो 10 रेज टू पावर 5 से मल्टीप्लाई होगी तो V नॉट दे रही है, और V नॉट तो आपको पता है VCC ही आना है, क्योंकि आप लोगों ने ये डिस्कस कर लिया कि V नॉट हमेशा VCC आएगा। अब कुछ कंडीशंस देखिएगा, बड़े ध्यान से ये कंडीशन देखनी है। भाई ये वेरिएबल वोल्टेज क्या हो सकती है? दो तीन चांसेस है ना। नंबर वन, पहला चांस क्या है कि वेरिएबल वोल्टेज रेफरेंस वोल्टेज से बड़ी हो सकती है, वेरिएबल वोल्टेज रेफरेंस वोल्टेज से छोटी हो सकती है, वेरिएबल वोल्टेज रेफरेंस वोल्टेज के बराबर हो सकती है। ये तीन पॉसिबिलिटीज है ना, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी? मैं पहले बात करूं, इफ V नेगेटिव ग्रेटर देन V पॉजिटिव, या क्या हो भाई वेरिएबल वोल्टेज बड़ी हो रेफरेंस वोल्टेज से, देन तब क्या होगा? जरा बड़े ध्यान से समझना बात को। देखो, जब वेरिएबल वोल्टेज यानी V नेगेटिव बड़ा होगा V पॉजिटिव से, V पॉजिटिव छोटा होगा V नेगेटिव बड़ा होगा, छोटी वैल्यू में से बड़ी माइनस करोगे, आंसर पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा? जी नेगेटिव आएगा। इसका मतलब है आपको ये पता है इसका आंसर VCC आना है, लेकिन अब नेगेटिव आएगा। सेकंड पॉसिबिलिटी, इफ V नेगेटिव लेस देन V पॉजिटिव और V लेस देन VR, यानी रेफरेंस वोल्टेज बड़ी हो, देन V नॉट इक्वल्स टू पॉजिटिव VCC। कंडीशन बन गई कि भाई अगर आपके पास आउटपुट नेगेटिव VCC आ रही है तो आपको पता होगा कि वेरिएबल वोल्टेज बड़ी है रेफरेंस वोल्टेज छोटी है, और अगर आउटपुट पॉजिटिव VCC आ रही होगी तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि भाई रेफरेंस वोल्टेज बड़ी है वेरिएबल वोल्टेज छोटी है। और अगर क्या हो जाए, इफ V नेगेटिव इक्वल्स टू V पॉजिटिव और V इक्वल्स टू VR, दोनों बराबर हो जाए तो क्या होगा? V नॉट इक्वल टू 0, आउटपुट आएगी नहीं। तो ये कंडीशन बन गई थी, कब पॉजिटिव होगा, कब बड़ी होगी, कब छोटी होगी, और कब बराबर होगी। इज इट क्लियर? तो ये हम लोगों ने पॉजिटिव VCC और नेगेटिव VCC की वैल्यूज डिफरेंट है या सेम है? VCC की वैल्यू फिक्स है। VCC कितना हो सकता है? VCC प्लस माइनस 12 हो सकता है, प्लस माइनस 9 वोल्ट हो सकता है, प्लस माइनस 5 वोल्ट हो सकता है। यानी आंसर अगर 9 है तो अगर -9 आएगा तो आप क्या कह दोगे कि भाई वेरिएबल वोल्टेज बड़ी थी रेफरेंस छोटी थी। अगर +9 आ जाता है तो क्या कह दोगे कि भाई रेफरेंस बड़ी थी वेरिएबल छोटी थी। और अगर 0 आ जाता है तो इसका मतलब है दोनों बराबर है। कंपैरिजन में यही तीन चीजें होती है ना, बड़ी हो सकती है, छोटी हो सकती है, बराबर हो सकती है। ठीक है जी? जी सर, जी पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जी सर क्लियर है। चले इसका स्क्रीनशॉट लो, लास्ट वाला टॉपिक करवा रहा हूँ इसका, नाइट स्विच का। सर ये हम आउटपुट वोल्टेज से अंदाजा लगाते हैं कि कौन बड़ा है जी छोटा, बिल्कुल, यानी मैंने यही तो बताया कि अगर आपके पास रिजल्ट ये आ रहा है नेगेटिव VCC
तो इसे रिवर्स ऑर्डर में पढ़ लो कि भाई आउटपुट अगर नेगेटिव वीसीसी आ रही है तो इसका मतलब है वेरिएबल वोल्टेज बड़ी है, रेफरेंस छोटी है, यानी वी नेगेटिव बड़ा है, वी पॉजिटिव छोटा है। तो आपके पास दो ही चीजें हैं ना, एक रेफरेंस वोल्टेज, एक वेरिएबल वोल्टेज, इनके साथ ही कंपेरिजन, इनका ही और हमेशा वेरिएबल को रेफरेंस के साथ ही कंपेयर किया जाता है। मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया कि जब भी आप कंपैरिजन करना चाहते हो तो किसी एक चीज को स्टैंडर्ड मानना होता है, उसके लिहाज से ही कंपैरिजन होता है। वो बाजार जाते हो ना कपड़ा खरीदने के लिए, आप कहते हो ये 6 मीटर कपड़ा दे दो, वो क्या करेगा, वो स्टैंडर्ड निकालेगा मीटर और उसके साथ कंपैरिजन करना शुरू कर देगा उस कपड़े का। सर इसका यूज क्या है? किसका? मतलब अभी अभी यूज ही पढ़ाने लगा हूँ नाइट स्विच में। नाइट इसमें स्विच से में एमसीक्यूज ऑटोमेटिक कैसे आ सकते हैं? इसमें जैसे ये कंडीशंस आएंगी, इसमें ये कंडीशन है, ठीक है, कंडीशन आ सकती है, इसमें ये सर्किट बन के पूछ सकता है जी किसका है, ये सर्किट डायग्राम किसकी है, इसमें कौन सी रेफरेंस वोल्टेज है, कौन सी वेरिएबल कोई वोल्टेज है, न्यूमेरिकल इस तो तरह नहीं आ करके पूछ सकता? सकते हैं। न्यूमेरिकल मतलब कोई वैल्यू दे सकते हैं ना आपको, इनकी वैल्यूज दे देगा। अच्छा भाई अगर ये सिचुएशन हो तो बताएं आउटपुट किसके बराबर आएगी। ठीक है, ले लिया जी इसका स्क्रीनशॉट। अब इसके यूज पे बात करते हैं। कंपैरेटर एज ए नाइट स्विच यानी ऑटोमेटिक स्विचिंग होती है। मैं इन कंडीशंस को तो यहाँ पे लिख रहा हूँ ताकि ये कंडीशन हमने अगले टॉपिक में यूज करनी है। और वो कंडीशन क्या है जी, इफ V नेगेटिव ग्रेटर देन V पॉजिटिव और V ग्रेटर देन VR, तब क्या होगा, V नॉट इक्वल्स टू माइनस VCC। और अगर क्या हो, इफ V नेगेटिव लेस देन V पॉजिटिव और V लेस देन VR, then V नॉट इक्वल्स टू प्लस VCC। और अगर क्या हो, V नेगेटिव इक्वल्स टू V पॉजिटिव इक्वल्स टू V। अब हम लोगों ने बात करनी है नाइट स्विच पे। नाइट स्विच की सर्किट डायग्राम देखिएगा। कंपैरेटर एज अ नाइट स्विच, कंपैरेटर एज अ नाइट स्विच। जी देखिएगा जरा कंपैरेटर एज अ नाइट स्विच की डायग्राम। जी ये हमारे पास सर्किट डायग्राम बन गई। अब इसको कंपैरिजन करूंगा मैं इसके साथ, जरा बड़े ध्यान से देखना है आप लोगों ने। अगर मैं इसे कंपैरेटर के साथ
कंपेयर करो ना, तो मैंने क्या बताया था, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का ग्राउंड के साथ जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो रेफरेंस वोल्टेज होती है। इसका मतलब है ये नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल यहां पे आ रहा है, इसका ग्राउंड के साथ, यानी जो V2 होगा, R2 के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ये असल में रेफरेंस वोल्टेज होगी। और इसकी वैल्यू को जब हम लोगों ने पोटेंशियल डिवाइडर के फार्मूला से कैलकुलेट किया तो VR हमारे पास आया R2 ओवर R1 प्लस R2 इंटू VCC, यानी जो V2 था से इस तरह कह सकते हैं V2 जो कि VR के बराबर था, किसके बराबर आया, R2 ओवर R1 प्लस R2 इंटू VCC। ठीक है, दूसरे नंबर पे आपको चाहिए था, जरूर कीजिएगा, आप लोगों ने कहा कि नॉन इन्वर्टिंग का ग्राउंड के साथ पोटेंशियल होने का मतलब कि ये जो V3 है ये असल में V डैश है, वेरिएबल वोल्टेज। और ये जब आपने कैलकुलेट किया V डैश, V3 जो कि V डैश है, ये बराबर आया R3 ओवर VCC। अब जरा बड़े ख्याल से इस चीज को समझना आप लोगों ने। देखो R2 कांस्टेंट वैल्यू, R1 कांस्टेंट, R2 कांस्टेंट, VCC कांस्टेंट, ये सारे फिक्स्ड वैल्यू है। इसका मतलब है इसने चेंज नहीं होना, ये रेफरेंस वैल्यू है। जबकि ये जो RL लगा हुआ है, दैट इज कॉल्ड LDR, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस। ये एक ऐसी रेजिस्टेंस है जो सूरज की रोशनी के चेंज होने से, उसकी इंटेंसिटी चेंज होने से इसकी वैल्यू में चेंज आएगा। इसका मतलब है इसमें R3 तो कांस्टेंट है, R3 ये भी कांस्टेंट, VCC, लेकिन RL कांस्टेंट नहीं है। इसका मतलब है जैसे जैसे रोशनी में तब्दीली आएगी, इंटेंसिटी चेंज होगी, वैसे वैसे V डैश की वैल्यू भी क्या हो रही होगी, चेंज हो रही होगी। मैंने क्या किया, यहां पे मुझे आउटपुट मिलेगी, मैंने इस आउटपुट पे एक ऐसा लैंप अटैच कर दिया, एक ऐसा बल्ब अटैच कर दिया कि ये ऑन ही तब होगा जब आउटपुट पॉजिटिव VCC होगी। टू ऑन द, तो किसे लिखो, V0 इक्वल्स टू प्लस VCC इज नेसेसरी टू ऑन द बल्ब या लैंप। कहते हैं लैंप ऑन उस वक्त होगा, फर्ज क्या कहते हैं कि लैंप उस वक्त ऑन होगा जब आउटपुट पॉजिटिव VCC मिले, और आप चाहते हो कि लैंप रात के वक्त ही ऑन हो। इसका मतलब है रात के टाइम में जैसे जैसे सूरज की रोशनी कम होगी, ये आउटपुट पॉजिटिव VCC होनी चाहिए। और आउटपुट पॉजिटिव VCC होने का मतलब क्या होता है कि भाई वेरिएबल वोल्टेज रेफरेंस वोल्टेज से क्या होनी चाहिए कम। इसका मतलब है आप कहते हो दिन के वक्त ये ऑन ना हो, तो दिन के वक्त आउटपुट पॉजिटिव VCC ना हो बल्कि नेगेटिव VCC हो जाए, या नेगेटिव VCC होगी तो ऑन होगा, कभी भी नहीं होगा। समझ आ गई बात। अब होगा क्या, फिर हम एक ऐसी रेजिस्टेंस हमने यहां पे लगाई, एक ऐसे मटेरियल की लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस लगाई जिसकी इंटेंसिटी, जिसकी रेजिस्टेंस लाइट के बढ़ने से कम होती थी। अब जरा गौर से सुनिएगा, जैसे जैसे सूरज की रोशनी बढ़ेगी वैसे वैसे RL की वैल्यू कम होगी, और सूरज की रोशनी बढ़ने का मतलब दिन हो रहा है, जैसे जैसे RL की वैल्यू कम होगी वैसे वैसे V डैश की वैल्यू क्या होती जाएगी, ज्यादा। फर्ज किया ये वैल्यू थी VR, दिन के वक्त जब रोशनी ज्यादा थी
दिन के वक्त जब रोशनी क्या थी ज्यादा, तो आर एल की वैल्यू कम हो गई, वी डैश की वैल्यू बढ़ गई, वी डैश की वैल्यू बढ़ के वी आर से ज्यादा हो गई। और जैसे ही वेरिएबल वोल्टेज बढ़ी, किससे? रेफरेंस वोल्टेज से, आउटपुट फौरी तौर पे शिफ्ट हो जाएगी कहां पे? वी नॉट जो होगा माइनस वीसीसी पे चला जाएगा। क्या ये बल्ब ऑन होगा? कभी भी नहीं होगा। सेकंड टाइम हुआ असर के बाद, आहिस्ता आहिस्ता सूरज की रोशनी कम होना शुरू हुई। अब जब सूरज की रोशनी कम होना शुरू होगी तो क्या होगा? सूरज की रोशनी के कम होने से इस आर एल की वैल्यू बढ़ना शुरू हो जाएगी। जब आर एल की वैल्यू बढ़ना शुरू होगी तो वी डैश की वैल्यू कम होना शुरू होगी। जब वी डैश की वैल्यू कम होते होते क्या हो जाएगी? छोटी। तो आउटपुट फौरी तौर पे कहां पे जा चुकी होगी? पॉजिटिव वीसीसी पे। और ये तभी मुमकिन होगा जब अंधेरा हो चुका होगा, जब रोशनी कम हो चुकी होगी। और जैसे ही आउटपुट पॉजिटिव वीसीसी पे जाएगी, ये खुद ब खुद ट्रिप कर जाएगा और ऑन हो जाएगा। तो आपको ऑन करना नहीं पड़ा। फिर क्या होगा? रात गुजरने के बाद जब सूरज निकलना शुरू होगा तो आहिस्ता आहिस्ता रोशनी कम होना शुरू होगी। जब रोशनी कम होना शुरू होगी, आर एल की वैल्यू, रोशनी कम होने का मतलब, रोशनी कम होना कह रहा हूँ, रोशनी बढ़ना शुरू होगी, सूरज निकलना है। जब सूरज निकलना शुरू होगा तो फिर क्या होगा? लाइट बढ़ती जाएगी। लाइट के बढ़ने से क्या होगा? आर एल की वैल्यू कम होगी। आर एल की वैल्यू कम होने का मतलब वी डैश की वैल्यू बढ़ना शुरू होगी। जैसे जैसे वी डैश बढ़ते बढ़ते वी आर से ऊपर जाएगा, आउटपुट बढ़ेगा। फिर दोपहर के बाद असर के टाइम जब सूरज ने क्या होना है? ढलना है। फिर क्या होगा? रोशनी कम होती जाएगी। रोशनी कम होने से आर एल की वैल्यू बढ़ती जाएगी, वी डैश की वैल्यू कम होती जाएगी, आउटपुट पॉजिटिव वीसीसी पे शिफ्ट होगी। वो खुद ब खुद स्विचिंग होती रहती है, ऑन ऑफ होते रहते हैं। तो ये वोल्टेजेस का कंपैरिजन ही था कि जिसमें आपने नाइट स्विच के तौर पे उसे इस्तेमाल कर लिया। क्लियर जी? तो ये आपका यूनिट था इलेक्ट्रॉनिक्स का, ये भी वाइंड अप हो गया। इसके एमसीक्यूज लाजमी, इसमें कोई ज्यादा टेक्निकल एमसीक्यूज नहीं बनते। वो जो बुक आपको दी हुई है उसमें कोई 70-80 के करीब एमसीक्यूज दिए हुए, उन सारों को सॉल्व कीजिएगा बड़ी अच्छी तरह, ठीक है? और उम्मीद है कि उसके बाद आप इस कैपेसिटी में हो जाओगे कि इसके रेलेवेंट कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए तो आप सॉल्व कर सकोगे। क्लियर जी? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और स्क्रीनशॉट लेने के बाद मुझे सेंड कर दीजिएगा ताकि मैं ग्रुप में दे दूंगी। सर जिस जी जिस वायर की थिकनेस ज्यादा होगी उसमें एक्सटेंशन ज्यादा होगी या कम? जिसकी थिकनेस कम होगी उसमें एक्सटेंशन ज्यादा होगी? मेरा ख्याल ये मैंने उस दिन करवाया भी था आप लोगों को। एरिया बटे के नीचे आता था ना, एक्सटेंशन के साथ एरिया का इनवर्स रिलेशन बनता था। तो मैंने एरिया थिकनेस को रिप्रेजेंट करता था। मैंने उस दिन भी बताया था कि जिसकी थिकनेस ज्यादा होगी उसमें एक्सटेंशन कम आएगी और जिसकी थिकनेस कम होगी उसमें एक्सटेंशन ज्यादा आएगी। सर हमने चार्जिंग और डिस्चार्ज ऑफ कैपेसिटर में पढ़ा था ना, चार्जिंग का पॉइंट हमने क्या हुआ? सर हमने सवेरा? चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर पढ़ा था ना, उसका चार्जिंग में तो ये था ना कि पहले टाइम कांस्टेंट में 63% चार्ज स्टोर होगा और उससे अगले में जो बाकी 37 बच गया उसका 63। तो सर हाँ हाँ, ऐसे डिस्चार्जिंग में इसके रेलेवेंट जो पॉइंट है ना वो बता दें, बस डिस्चार्जिंग एक में बार ये बोल दें। था। हाँ, डिस्चार्जिंग में ये था जब एक टाइम कांस्टेंट गुजरता है तो 63% डिस्चार्ज हो जाता है। लेकिन हम इसे डिस्चार्ज नहीं बोलते, हम ये कहते हैं कि 37% बच गया। ठीक है, 37% बचने का मतलब भी ये होता है कि 63% गायब हो गया, डिस्चार्ज हो गया होगा। लेकिन चूंकि हम चार्ज की मौजूदगी के बारे में बता रहे होते हैं तो फिर हम डिस्चार्ज को डिस्कस नहीं करते। हम ये कहते हैं जी कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट ऑफ डिस्चार्जिंग वो टाइम जिसमें स्टोर्ड चार्ज का 37% प्लेट्स पे रह जाएगा। मजीद जब टाइम गुजरेगा तो जितना रह गया था उसका मजीद 37% रह जाएगा।
फिर टाइम गुजरेगा तो जो रह गया था उसका 37% रह जाएगा, यानी हर टाइम कांस्टेंट के बाद 63% डिस्चार्ज होता है। जी ठीक है, सर, जी सर, ठीक है, थैंक यू। चलें जी, ये काम था आज आपका, इसका स्क्रीनशॉट मुझे सेंड कर दीजिएगा और इसे पढ़िएगा। कल हम लोग इंशाल्लाह कल की क्लास में एक टेस्ट आज आपका हो गया, टेस्ट इंशाल्लाह को टाइम देख के बता दूंगा आपको वो टेस्ट कब डिस्कस करना है। कल हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है सर जी। सर ये जो रेफरेंस वोल्टेज है ये हाँ इनपुट हाँ, वोल्टेज, ये इनपुट वोल्टेज है नहीं इनपुट किस चीज की है? सर एक बार ये बता दें जरा, मिक्स हो गया। रेफरेंस वोल्टेज क्या है? रेफरेंस वोल्टेज जो है ये हमने खुद पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, ये वोल्टेज फिक्स वो वैल्यू होगी जिसके साथ आप कंपैरिजन करना चाह रहे हो। आप इस वोल्टेज को इसके साथ कंपेयर करना चाह रहे हो, जिसके साथ कंपेयर करना है उसे आप खुद एडजस्ट करोगे ना। भाई आप कपड़ा खरीदने गए तो वो आपके पास मीटर रॉड फिक्स है, उसके साथ कंपेयर करना है आपने, तो ये आपने वो वैल्यू लगा दी जिसके जो आपके पास स्टैंडर्ड था कि भाई ये स्टैंडर्ड है, आपने बताना है इसके साथ ये चीज बड़ी है ये छोटी है, तो ये आप खुद अप्लाई करते हैं। जी सर। ठीक है, चलें जी, बाकी इंशाल्लाह फिर हम कल देखेंगे। अच्छी तरह पढ़िएगा इसे। ओके जी, अल्लाह हाफिज।